2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान में एटमी धमाके का खतरा। पुतिन के दफ्तर ने इसराइल के लिए जारी की सख्त वार्निंग, भीगी बिल्ली बना फादरलैंड। पुतिन का इसराइल को सीधा अल्टीमेटम, पीछे हट जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए रहो तैयार। रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने दी तबाही की वार्निंग। अमेरिका और ईरान के बीच ग्रैंड डील की सुगबुगाहट तेज, अगले हफ्ते फिर सज सकती है बातचीत की मेज। नुकसान की पाई पाई वसूलेगा ईरान, मांगा 270 अरब डॉलर का हर्जाना। होर्मुज पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आखिरी वार्निंग, का रास्ता डिस्टर्ब हुआ तो डूब जाएगी पूरी ग्लोबल इकॉनमी। और हिजबुल्लाह का नया इनविजिबल अटैक ड्रोन, रडार की पकड़ से बाहर रहने वाले ड्रोन से इस्राएली ठिकानों पर किया अटैक। शुरुआत करते हैं इस शो की, बहुत अहम खबरें हैं सर। क्या ईरान में न्यूक्लियर धमाका होने वाला है? आखिर रूस की एक खतरनाक धमकी से इस्राएल की पैंट ढीली क्यों हो गई? आइए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रूस से आया एटमी धमाके वाला सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल रूस ने अब इस्राएल को सीधा अल्टीमेटम देते हुए यह कह दिया है कि पीछे हट जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जी, रूस ने इस्राएल को एक सीधी और बड़ी धमकी दी है, क्योंकि इस्राएल की कुछ हरकतों से कभी भी एक एटमी धमाका हो सकता है और इस धमाके में सैकड़ों रशियंस भी मारे जा सकते हैं। ये धमाका कहीं और नहीं, ईरान की जमीन पर हो सकता है। 13 अप्रैल 2026 की रात आई इस खबर की तफसील सुन लीजिए, जो बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रही है। रूस ने इस्राएल को साफ तौर पर आगाह किया है कि ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास उसके हवाई हमले, यानी इस्राएल के हवाई हमले, एक बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह बन सकते हैं। और डिजास्टर का मीन क्या हो सकता है यहाँ? कि न्यूक्लियर मवाद फट जाए, धमाका हो जाए एटमी। रूस ने इस्राएल को बार बार ये पैगाम भेजा है कि इन हमलों से न सिर्फ खित्ता खतरे में है, रीजन खतरे में है, बल्कि वहां मौजूद रूस के एक्सपर्ट्स और आम लोगों की जान को भी सीधा खतरा पैदा हो गया है। रूस के सरकारी न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ने अब बूशहर से अपने करीब 600 एक्सपर्ट्स और वर्कर्स को वापस बुलाने का फैसला किया है, जो इस बात का सबूत है कि रूस अब किसी भी किस्म का रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस्राएल को दी गई रूस की तरफ से इस वार्निंग की डिटेल्स समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए और समझिए कि ईरान में एटमी धमाके के खतरे को लेकर और क्या क्या हो रहा है। रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और एम्बेसी ने इस्राएली अफसरों को ईरानी न्यूक्लियर साइट पर किए हमलों को लेकर सख्त लहजे में वार्निंग दी है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने 13 अप्रैल 2026 की रात कहा कि तुम हमारे लोगों को खतरे में डाल रहे हो। इस्राएल से कहा है रूस ने, तुम हमारे लोगों को खतरे में डाल रहे हो। ये खतरनाक खेल है जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए तबाही ला सकता है। इसे फौरन रोको। जी, न्यूक्लियर धमाका हो सकता है ईरान में, इसीलिए रशिया ने वार्निंग दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल ने इन धमकियों के बाद अपने ऑपरेशन के तरीके में तब्दीली की है। पैंट थोड़ी ढीली हुई है। इस्राएली फौज ने, आईडीएफ ने भीगी बिल्ली की तरह रशिया के सामने सफाई देते हुए कहा है, हुजूर हमें इन खतरों का अंदाजा नहीं था और उसका मकसद, यानी हमारा मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर मौजूद रूस के स्टाफ को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक इमारत पर तुम बम गिराओ, कहो कि ईरानियों को नुकसान पहुंचेगा, हमारे रशियंस को नहीं होगा, जबकि दोनों वहां थे। अजीब बात है, कितना भोला बन रहा है ये शातिर इस्राएल। जानबूझकर न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहा था, बूशहर जहां पर रशिया का 600 स्टाफ मौजूद था। दोस्तों, बात दो मुल्कों की वार्निंग और सफाई देने तक की नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने भी बूशहर के करीब हुए इन हमलों पर गहरी फिक्र जाहिर की है। 4 अप्रैल को हुए एक हमले में ईरान का एक गार्ड भी मारा गया था वहां 10 दिन पहले। इसे ग्रासी ने बेहद संगीन मामला बताया। इतनी ढेर सारी वार्निंग्स ये बता रही हैं कि खुदा न करे ईरान में कोई ऐसा धमाका हो सकता है जिसके असर से निपटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पुतिन की इस सीधी दखल अंदाजी ने अब इस जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इसराइल ने रूस की इस वार्निंग को हल्के में लिया तो ये टकराव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मॉस्को और टेल अवीव के ताल्लुकात को पूरी तरह तबाह कर सकता है और एक बड़ी तबाही रीजन में आ सकती है। ये देखना है
कि क्या इसराइल बूशहर के पास अपने जंगी तेवरों को कम करता है अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो, या फिर अमेरिका की उंगली थाम कर पुतिन की इस बात को दरकिनार करता है? देखेंगे। मामला तो बहुत सीरियस है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और अहम खबरें। एक बड़ी खबर सुन लीजिए, अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बातचीत की मेज सज सकती है, शायद पाकिस्तान में ही। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्क आमने सामने बैठकर बातचीत करने पर सीज फायर खत्म होने से पहले 6 हफ्तों से जारी इस जंग को रोकने के लिए किसी डील पर पहुंचा जा सके। याद रखिएगा, सीज फायर को भी जंग में ही काउंट किया जाता है क्योंकि वो एंड ऑफ द वॉर नहीं होता। 14 अप्रैल को आई खबर की अहम डिटेल्स जान लीजिए। बातचीत के इस नए दौर को लेकर अभी मशवरा जारी है, कंफर्मेशन नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में जो बिचौलिया या मीडिएटर है एक मुल्क, उसके डिप्लोमेट ने यहां दावा कर दिया है कि ईरान और अमेरिका इस दूसरे दौर की बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। मीडिएटर का दावा है कि ईरान अमेरिका बातचीत के लिए राजी हो गए हैं फिर से। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पिछले दिनों पाकिस्तान में हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन अपने उरूज पर अब पहुंच चुकी है 13 अप्रैल से। तो 14 अप्रैल में मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बातचीत वाकई शुरू होती है तो ये जंग रोकने की आखिरी कोशिश हो सकती है, फिर इसके बाद कुछ नहीं होगा, जंग ही होगी। सीज़फायर की मियाद खत्म होने में अब बस कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार कोई ठोस नतीजा निकल पाएगा या फिर पूरा खित्ता एक बार फिर बारूद की आग में झुलसने लगेगा। एक और अहम खबर सुनिए, अमेरिका और ईरान के बीच फिर किसी ग्रैंड डील को लेकर हलचल तेज हो गई है। जैसा हमने आपको बताया, 14 अप्रैल को आई खबरों के मुताबिक अमेरिकी डिप्टी प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की जंग को ख़त्म करने के लिए की गई बातचीत में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है, लेकिन अब गेंद ईरान के पाले में है। वेंस ने उस डेलीगेशन की अगुवाई की थी, नुमाइंदगी की थी, जिसने पिछले वीकेंड पाकिस्तान में ईरानी अफसरों से मुलाकात की थी। हालांकि 5 हफ्तों से ज़्यादा वक्त से जारी अमेरिका और इसराइली हमलों को रोकने के लिए फिलहाल कोई पक्की डील फाइनल नहीं हो सकी है। जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि मुझे वाकई लगता है कि सब कुछ ईरान पर टिका है क्योंकि हमने टेबल पर बहुत कुछ रखा है और अपनी रेड लाइंस भी बिल्कुल साफ कर दी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को 13 अप्रैल की शाम से लॉक कर दिया गया पूरी तरीके से, लेकिन इसमें भी कुछ खबरें हैं, फिर वो प्रेशर बनाकर फिर से बातचीत की बातें हो रही हैं। वेंस का ये बयान इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका ने अपनी शर्तों और डिमांड्स को ईरान के सामने रख दिया है और अब फैसला ईरान को लेना है कि वो इस जंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सीज़फायर की मियाद ख़त्म होने वाली है और रीजन में टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर ईरान इन शर्तों को मान लेता है तो किसी बड़ी डील की उम्मीद की जा सकती है, वरना टकराव और भी ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि हमने पिछली मीटिंग में ही देखा था कि इस्लामाबाद में अननेसेसरी अमेरिका ने डिमांड्स रखी थी ईरान के सामने और इसी वजह से ईरान उस मीटिंग से उठाया था। अब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं कि जेडी वेंस की इन बातों पर वो क्या जवाब देता है। अब ईरान ने जो सख्त वार्निंग दी है दुनिया को, वो सुन लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर दुनिया भर को आगाह किया है ईरान ने, और किसी और ने नहीं, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ये वार्निंग दी है कि अगर हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी को कोई भी ख़तरा पहुंचाया गया तो इसके बहुत संगीन नतीजे होंगे और पूरे ग्लोबल ट्रेड पर इसका बुरा असर पड़ेगा। 14 अप्रैल की खबर के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने हमेशा इस स्ट्रेटजिक रास्ते को महफूज रखने की कोशिश की है। दोस्तों, मंडे की रात ईरानी सदर और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमनुअल मैक्रों के बीच फ़ोन पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। उसी बातचीत में ईरान ने अपना यह मौक़िफ़ सामने रख दिया फ्रांस के। इस दौरान दोनों लीडर्स ने इलाके के ताज़ा हालात, इस्लामाबाद में हुई नाकाम बातचीत और सीज़ फायर एग्रीमेंट की मुमकिना उम्मीदों पर चर्चा की है। पेज़ेश्कियान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब समंदर में अमरीकी नाकेबंदी के बाद तनाव अपने उरूज पर है। ईरान साफ कर चुका है कि वो इस रास्ते की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी लगाई, ईरान ने अपनी तरफ से नाकेबंदी लगाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रास्ता और तंग हो गया है। अब फ्रांस और दूसरे मुल्क इस कोशिश में जुटे हैं कि बातचीत के जरिए किसी तरह इस टकराव को रोका जा सके, क्योंकि अगर हॉर्मुज़ का रास्ता ज़रा भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरी दुनिया की इकॉनमी को
बहुत बड़ा झटका लगेगा। ईरान अब अपने नुकसान की पाई पाई वसूलेगा और नुकसान हैवी हुआ है, बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर में। ईरान ने जंग की वजह से हुए अपने शुरुआती नुकसान का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया है। ईरानी हुकूमत की स्पोक्स पर्सन फातिमा मोहजरानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका और इसराइल के हमलों से अब तक ईरान को 270 बिलियन डॉलर यानी 270 अरब डॉलर का चूना लग चुका है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि ये सिर्फ एक शुरुआती अंदाज़ा है और असली नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। मैं ये खबर 14 अप्रैल में आपको सुना रहा हूँ। तारीख इसलिए अब बार बार बीच में बता रहा हूँ ताकि जो रील्स देखते हैं फेसबुक पर हमारी, उन्हें कल कोई पुरानी रील वायरल हो गई तो कह रहे थे कि भाई कोई ऐसा हमला नहीं हुआ ईरान पे। भैया पुरानी देखोगे मार्च की तो हो गई, तो अब हर बार तक बीच में ही तारीख बोल देंगे ताकि उन्हें आसानी हो जाए। इस खबर को सुन लीजिए, अभी और है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मोहजरानी ने कहा है कि हमारी निगोशिएटिंग टीम जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है और जो इस्लामाबाद की बातचीत में भी उठाया गया था, वो है जंग के नुकसान का मुआवजा। आप आओ तबाह करो, खाली हाथ यूं झाड़ते हुए निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका और इसराइल के हमलों से जो बर्बादी हुई है, ईरान उसकी पाई पाई वसूल करेगा, ये ईरानी हुकूमत ने कह दिया है। उनके मुताबिक नुकसान की जांच अभी कई लेवल पर होनी बाकी है, जिसके बाद ये फिगर और भी ऊपर जा सकती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान ने 270 बिलियन डॉलर के नुकसान का दावा करके अमेरिका और इसराइल पर भारी प्रेशर बना दिया है। इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने की एक बड़ी वजह ये मुआवजा भी है, क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका अपनी गलतियों की कीमत चुकाए। इतनी बड़ी रकम का दावा ये बताता है कि ईरान की इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस जंग ने कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। अब जबकि चाइना ने हॉर्मोज में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है, ईरान मुआवजे की इस मांग पर और भी सख्त रुख अपना सकता है। अगर अमेरिका ने इस नुकसान की भरपाई से इनकार किया तो मुमकिन है कि ईरान अपनी चाबी यानी हॉर्मोज के रास्ते को दुनिया के लिए और भी मुश्किल बना दे। अब देखना यह है कि क्या ये मुआवजा मेज़ पर सुलझेगा या फिर इसके बदले और भी भयानक तबाहकुन जंग होगी। लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह ने अब एक ऐसे नए अटैक ड्रोन से पर्दा उठा दिया है जिसे डिटेक्ट करना दुश्मन के लिए नामुमकिन सा है। हिजबुल्लाह ने 14 अप्रैल को इस नए और एडवांस ड्रोन के साथ जवाबी हमलों की एक लहर सिला दी, जिसमें कब्जा किए गए इलाकों के नॉर्थ में मौजूद इसराइली मिलिट्री ठिकानों और बस्तियों पर दर्जनों ऑपरेशन अंजाम दिए गए। खबर की अहम डिटेल्स जान लीजिए। लेबनान की इस रेजिस्टेंस मूवमेंट ने सिर्फ एक दिन के अंदर ही इसराइली मिलिट्री पोजीशंस पर ताबड़तोड़ हमले करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि ये हमले साउथ लेबनान के गांवों और शहरों और ख़ास तौर पर टायर और नबातिया जैसे इलाकों पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी और बार बार होने वाले हमलों का जवाब है। इन हमलों ने इसराइली डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है जो हिजबुल्लाह ने नए ड्रोन से किए हैं उसने, क्योंकि हिजबुल्लाह के ये नए ड्रोन रडार की पकड़ में आए बिना अपने करने की ताकत रखते हैं। अब नॉर्थ इसराइल में मौजूद इसराइली ठिकानों पर दहशत का माहौल है और हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जब तक उस पर हमले जारी रहेंगे वो इसी तरह के और भी ख़तरनाक हथियारों के साथ पलटवार करता रहेगा। बढ़ते हैं आगे। लेबनान में भारी तबाही अब भी जारी है। कुछ इलाके हैं जहां पर इसराइल अब भी ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है। 14 अप्रैल को दोपहर 1 बजे आई तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप अगर इसको ना पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि आप गज़ा के मंजर देख रहे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है, तबाह हुए घर नज़र आ रहे हैं और सिविल डिफेंस के लोग उस तबाही वाली गलियों में हैं जहां सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए और तबाह हुए घर नज़र आ रहे हैं। एम्बुलेंसेज हैं, वीडियोज़ हैं जो तबाही के निशानी अपने आप बन चुके हैं। अलहोश मोहल्ला कहलाता है ये टायर जो शहर है साउथ लेबनान में, ये साउथ लेबनान हिजबुल्लाह का स्ट्रांग होल्ड है। वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स आज 14 अप्रैल की मॉर्निंग में भी हुई हैं। लेकिन जो हो रहा है तुलकार्म वेस्ट बैंक फ़लस्तीन में, वो आप देख लीजिए कि आँखों पर पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं पीछे। ये फ़लस्तीनियों को दर्जनों के हिसाब से पकड़ कर डिटेंशन कैंप्स में ले जाया जा रहा है और ये जुल्म उन लोगों का अब भी जारी है जो 75 साल पहले ज़मीन मांगकर यहाँ बसने आए थे। उन्होंने यहाँ हमेशा से बसने वालों को इस तरह से जेल में डालने का प्रोसेस जारी रखा था, जारी है और शायद पता नहीं कब तक ये जारी रहेगा। ये फ़लस्तीन की 14 अप्रैल की दोपहर लगभग 1 बजे जारी हुई तस्वीरों का लिखा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया।